सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, तकरीबन 52 घंटे रह चुके हैं नए सेटअप को आने में, जिसको निगरां सेटअप कहा जाएगा। मौजूदा हुकूमत घर चली जाएगी, निगरां सेटअप आ जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। अब इस बात का फैसला तो हो चुका है मुश्तरका मफादात कौंसिल में कि जनाब नई मर्दमशुमारी और नई हल्काबंदी यानी डिलिमिटेशंस के तहत ही आप नए इंतखाबात में जाएंगे, लेकिन उसके लिए 3 महीने तो कम से कम दरकार नहीं होते। इसमें आप 3 महीने और ज्यादा जोड़ लें तो तकरीबन 6 महीने या 7 महीने तक ये सारा प्रोसेस चलता है। लेकिन तमाम सियासी जमातों ने कमोबेश इस पर कहीं ना कहीं जाके एतराज तो नहीं उठाया। अब हम ही भर लिए, क्योंकि मामला यही है कि अगर आपने नई मर्दमशुमारी, क्योंकि मर्दमशुमारी एक ऐसा मामला था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तमाम ही सियासी जमातों को एतराजात थे कि जनाब 2017 के सेंसस के मुताबिक नए इंतखाबात नहीं होने चाहिए। अगर आपने नए इंतखाबात कराने तो जो मर्दमशुमारी की गई है उसी के तहत कराए जाने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद जो आता है वो हल्का बंदियों के हवाले से आता है। हल्का बंदियां कैसी की जाएंगी? आइन में तरमीम होती है, आइन में तरमीम के बाद मामला आगे जाता है। लेकिन 9 तारीख को, जैसा कि वजीर आजम साहब कह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब के 9 तारीख को रात 12 बजे जो मौजूदा हुकूमत है वो घर चली जाएगी और निगरां सेटअप आ जाएगा। लेकिन 52 घंटे बाकी रह चुके हैं, अभी तक निगरां वजीर आजम का कोई नाम फाइनल होकर अवाम के सामने नहीं आया। इससे पहले कई नाम ऐसे हैं जो कि सर्कुलेट जरूर कर रहे हैं। अब इसकी क्या वजूहात हैं जनाब, इस पर मजीद बात करेंगे। फराज लगानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर आला सिंध के मावन खुसूसी हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। हसन रजा पाशा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब एनालिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम शख्सियात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फराज साहब। सर ये अच्छा, मुफ्ती किफ़ायत साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करेंगे। फराज साहब, ये 52 घंटे रह चुके हैं, क्यों फैसला नहीं हो रहा? फैसला हो गया है तो सुनाया क्यों नहीं जा रहा? क्या मामला हैं निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नाम होते हैं ये चलते रहते हैं, और आपने आजकल में नाम और भी सुने होंगे। हफीज़ शेख साहब का नाम आ गया, फिर इरशद रिबात साहब का नाम आ गया, इरशद हुसैन साहब का नाम, बहुत सारे नाम आते जाते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी तो देयर इज़ स्टिल टाइम एंड द कंसेंसस विल बी अचीव वेरी स्मूथली। मैं जहाँ तक ये देख रहा हूँ कि CCI में जब सारी पार्टियाँ मुश्तरका फ़ैसला कर सकती हैं कि नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए के मुताबिक डिलिमिटेशन होनी चाहिए, जब ये हो सकता है तो मेरे ख्याल से इसमें भी कंसेंसस हो जाएंगे और कंसेंसस होके मुश्तरका होके एक फैसला लिया जाएगा, उसमें नाम सामने आ जाएगा। इट इज़ टू अर्ली टू अनाउंस राइट नाउ। आई एम श्योर कि इट इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अराउंड द पावर कॉरिडोर्स, और उसमें फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्मूथ सेलिंग होगी। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है फराज साहब, लेकिन ये डिस्कशन जो हो रही है ये यूजुअली तौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हो रही है। हमने देखा है कि जनाब निगरां सेटअप के लिए अगर मुशावरत होती है तो फ्लोर ऑफ द हाउस जो लीडर होते हैं उनके दरमियान होती है या अपोजिशन लीडर के दरमियान होती है। अब ये मामला फिलहाल इत्तेहादी जमातों से अगर नाम इत्तेफाक होगा तो फिर अपोजिशन लीडर साहब के पास जाएगा। अपोजिशन लीडर इस सारे मामले में फिलहाल तन्हाई नजर आते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू नहीं किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है सबको शामिल किया जा रहा है और सबको शामिल किया गया है। कंसेंसस से अब तक जो कंसेंसस से काम हुए हैं, आगे भी आप देखेंगे कंसेंसस में और पाकिस्तान के फेवर में काम होगा और हो रहा है। इस बात को मैं बहुत लाउड एंड क्लियर कहना चाहता हूँ कि अभी जो काम हो रहे हैं वो पाकिस्तान के फेवर में हो रहे हैं। इसका तसलसल पॉलिसीज़ का चलना बहुत ज़रूरी है, और मैं देखता हूँ इसका अगर तसलसल चला तो पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, इकोनॉमिक बूम भी आएगा अगर पॉलिसीज़ का तसलसल चला जैसा कि तसलसल चल रहा है। और इसका मेन इंडिकेटर जस्ट टू टेल यू ऑन द राइटर नोट कि स्टॉक मार्केट ने आपके सामने इसको दिखा दिया है कि 48,000 49,000 का इंडेक्स हासिल कर लिया, इवन कि 22% का रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट, इसके बावजूद हासिल कर लिया। इससे पता चलता है कि ग्रोथ के फैक्टर्स किधर है। आपने देखा कि नई पॉलिसी आई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं गया, स्टेगनेट छोड़ दिया गया। तो इधर से मुझे लगता है अब वापसी के राह हमवार हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा। तो ये सारे नंबर्स अच्छे हैं। अगर ये भी साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो आप नंबर्स देख रहे हैं करंट अकाउंट के, वो भी हर महीने के अब सरप्लस आ रहे हैं। जो हर महीने के सरप्लस आ रहे हैं ये नंबर्स अच्छे हैं, पहले ये कभी सरप्लस नहीं आते थे। हाँ, इधर से बजट का डेफिसिट भी खत्म हो जाए तो ये कोई गिरफ्तारी से ताल्लुक तो नहीं है फराज साहब?
गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है? वो एक जो पार्टी अगर वो सियासत करे तो उसको सियासी जमात लोग कहते हैं, मैं तो सियासी जमात कहते ही नहीं, वो तो एक इंतशार उसने फैलाया, उसने तो इंतशार फैलाया, इंतशार की सियासत की, मुल्क के मफाद में सियासत की नहीं, उसने एक सीट के जो ना पर सियासत की। सियासत इसको थोड़ी कहते हैं, सियासत तो मुल्क के लिए की जाती है, सीट के लिए सियासत थोड़ी होती है। अभी आप देखें ना, जाते जाते हुकूमत 20 रुपये बढ़ा के जा रही है। अब लास्ट हुकूमत ने जाते जाते क्या किया, सब्सिडी दे के चलेगी, वो सब्सिडी दे के चलेगी। तो आज आप देखें माशी हालात में कितनी खराबियां आई। अगर वो सब्सिडी दे के नहीं जाते, और आप मुझे बताएं, टर्फ फाइनेंसिंग करके गए तकरीबन $3 बिलियन की, उस वक्त 600 अरब के पैसे दे के गए, मुझे बताएं नए कारखाने कितने लगे? अगर नए कारखाने लगे होते और अगर उसका मैकेनिज्म बना लिया होता तो हमारी एक्सपोर्ट पर नजर आता ना, कोई फर्क नजर नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि डिसबर्समेंट का मैकेनिज्म नहीं बना के गया। ऐसी जो भी नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा के गए, उन पॉलिसीज के हिसाब से जिन आदमी का विजन नहीं हो या उसको पता नहीं हो कि क्या करना है, पॉलिसीज कैसी बनानी है, तो फिर तो वो ऐसे ही काम करेगा ना। तो ये जो 20 रुपए का आपने बात की, ऑब्वियसली ये अवाम को कहीं ना कहीं जाके हिट करती जरूर है, एक आम अवाम को। आपको नहीं लगता कि ये आपको भी हिट करेगी जब आप इलेक्शन की मुहिम चला रहे होंगे? भाई मैं आपको कह रहा हूं ना, मुल्क के मुफाद में फैसले करने, पॉपुलर डिसीजन फैसले नहीं करने। जब मुल्क के मुफाद में फैसले किए जाते हैं तो कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। और ये देखें, इससे साफ जाहिर होता है कि इस हुकूमत की इंटेंशन क्या है। हम इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, हम पॉपुलर डिसीजन नहीं कर रहे, हम वोट की सियासत नहीं कर रहे, हम सियासत वो कर रहे हैं जो मुल्क के लिए हो, मुल्क को मुफाद में रख के कर रहे हैं, मुल्क के लिए आगे लेके काम कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं पॉलिसीज का तसलसल होगा तो ग्रोथ देखेंगे आप, बूम देखेंगे इकोनॉमी में। और आप देखें, ये सामने आपके जाहिर है कि रिजर्व बिल्ट इन हो गए, आपके नजर आ रहा है रिजर्व आ गए हैं हमारे पास। आगे भी बहुत सारे चीजें हैं जो आने वाली पाइपलाइंस में है और आने वाले वक्तों में नजर आएंगी। ठीक है सर, किफायत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान। किफायत साहब, कोई नाम आपको पता चला निगरान वजीर आजम के हवाले से तो हमें भी बता दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके दो मरहले होते हैं, एक रस्मी मुशावरत और एक गैर रस्मी मुशावरत। तो हमारे साथ तो रस्मी मुशावरत नहीं, गैर रस्मी मुशावरत की गई। अच्छा। और गैर रस्मी मुशावरत में नाम नहीं होता, कोई प्रिंसिपल जो होते हैं, उसूल कि आदमी कैसा होगा, वो इक़्तिदार का लालची होगा या नहीं होगा, वो ब्यूरोक्रेट होगा या टेक्नोक्रेट होगा, वो रिटायर्ड जज होगा या कोई जर्नल होगा या वो सहाफ़ी होगा। तो फिर तय किया जाता है कि सियासी मनसब है तो सियासी आदमी होना चाहिए। इस तरह की मुशावरत तो हो गई है। और अब चूंकि आपने 52 घंटे कहा और 12 बजे के बाद 48 घंटे रह जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि नाम भी फाइनल हो गया है। अच्छा। लेकिन इस वक्त उसका बताना वो जरा हिकमत के मुताबिक। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना किफायत साहब, आपने कहा कि ये उसकी डेजिग्नेशन माजी में क्या रही है, या तो सहाफ़ी हैं या टेक्नोक्रेट हैं या रिटायर्ड जज हैं या फिर सियासतदान हैं। इस हवाले से फाइनलाइजेशन हो चुकी है, अभी नाम अनाउंस करना बस रह गया, नाम भी फाइनल हो चुका है। लेकिन सर रिटायर्ड जज का नाम भी चल रहा है, साबिक वजीर आजम का नाम भी चल रहा है, वजीर खजाना का नाम भी चल रहा है, एक गवर्नर का नाम भी चल रहा है। और तो गवर्नर का नाम तो खैर उन्होंने इत्तेहादियों की तरफ से आया है, लेकिन नाम तो सर सारे ही चल रहे हैं। मतलब एक नाम तो डेजिग्नेशन के वाले से नहीं चल रहा। खैर है, जो भी नाम होगा वो पाकिस्तानी होगा और उस मुल्क का मुहिब वतन शहरी होगा, उसमें परेशानी की बात नहीं है। ये गैर रस्मी जो गुफ्तगू या मुशावरत होती है, ये एतमाद में लेना होता है, क्योंकि हमने बहुत रास्ता एक साथ गुजारा है, अपोजिशन में भी हुकूमत में भी। तो अब वज़ीर आज़म साहब ने हमें एतमाद में लिया और हमारे दरमियान एक मुकम्मल यकजहती है। सही है। अब रस्मी मुशावरत तो ऐसी होगी कि हमारे राजा रियाज साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये बैठ जाएंगे और एक नाम दे देंगे, तो वो नाम से हो जाएगा। लेकिन ये हिकमत ये है कि इसको जितना हो सके इसको मख्फी रखा जाए। जब मख्फी आप नहीं रखते तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो इस वक्त एक नफ्सियाती जंग है सियासतदानों और एंकरों के दरमियान। एंकर चाहते हैं कि हम नाम निकलवाएं और सियासतदान चाहते हैं कि अपना मुंह बंद रखे। अच्छा। ये जंग हमारे और आपके दरमियान भी है। सर एंकर्स को अगर छोड़ के आप ये आवाम की बात करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आवाम भी तो जानना चाहती है ना। हम तो वो बात करते हैं जो आवाम पूछना चाहती है। बेचारी आवाम को मालूम हो जाएगा, वो इतनी परेशान नहीं जितने हमारे एंकर परेशान। अच्छा चले, अब्दुल्ला गुल साहब, लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, तो उसमें हमने कहा था कि बहुत सारे
वजीर आजम हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर घूम रहे हैं। अब मैं अपनी परेशानी का अगर आपको जिक्र करूं कि किफायत साहब ने पूरा मामला मुझ पर रख दिया है, तो आपको कुछ फाइनल पता चला कौन है नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम तो पता है, लेकिन वही बात है कि सीगा राज में रखना जरूरी है। अच्छा, अक्सर और बेशतर वो एक ऑप्शन होता है ना कि आपको पता है तो हाँ करें, नहीं पता है तो ना करें, और पता है तो जरूर पता है। एक ऑप्शन और है कि पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, आपने उस पर टिक कर दिया मुझे लगता है। जी, मैंने तो आपको वही टिक किया है, लेकिन बात ये होती है कि जब आप किसी ऐसी जगहों पे होते हैं तो फिर आपको चंद चीज़ों, कौमी राजों के अमीन होते हैं, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि अच्छा ही होगा नाम, और जो आपको बज़ाहिरन जैसे अभी मुफ्ती किफ़ायत साहब ने बोला या हमारे दीगर शुरका ने बोला, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं जी सर, कि हमें ये देखना है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो क्यों गई है। हमें तो पाकिस्तान को इस टाइम पे स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान को इस टाइम पे, ठीक है, ये सियासतदान राजा रियाज साहब या दीगर या वजीर आजम जो भी नाम देंगे, आखिर सिक्योरिटी इदारों का भी तो मसला है ना। पाकिस्तान एक बहुत सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, एक जो है इंटरनेशनली जो हमारा और मुआशी तौर पर हमें एक क्राइसिस का सामना है। ठीक है कि आदाद और शुमार जो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो भी आप उनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम। और फिर आपके जो अफगानिस्तान के साथ अभी मामलात हैं, आज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कि लबाला हसार के अंदर पेशावर में कबायली माहिदीन के साथ बात की, मेरे ख्याल में वो बहुत उसकी अहमियत है, उसको समझने की जरूरत है। अभी आपके मानसून का जो अभी आधा सीजन रहता है, जिसको भादों का मौसम कहा जाता है, रिवर्स मानसून, वो भी रहता है। तो हमने तो अभी तक पता है कि सैलाब की पिछली ही वाला पानी जो है वो खुश्क नहीं हुआ। फिर ये जिस किस्म के आपके सियासत के जो शाखसाने हैं, अभी हजारा जो रेल हादसा है और उसमें जिस तरह से लकड़ियां ठोकी गई हैं दरमियान में, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो आप निगरान वजीर आजम आके क्या करेगा? असल बात तो ये है कि निगरान हुकूमत या कोई भी हुकूमत जो कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आए। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि इलेक्शन के आप बात कर रहे हैं कि जी इसके अंदर तवील होने का इम्कान है, मुद्दत जो है वो ज्यादा अरसे तक है। उसका इंडिकेशन तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने भी दे दिया, दीगर जमातों ने भी दे दिया, वजीर आजम ने भी दे दिया, सब ने दे दिया। और मुश्तरका मुफादात कौंसिल के हवाले से भी जो बातें सामने आई हैं वो आपके और हम सबके सामने आया है। लेकिन असल बात इसके अंदर बात यह है कि जो इसका अगर मुद्दत बढ़ेगी तो कौमी मफाद के अंदर बढ़ेगी। मैं नहीं देख रहा कि फिलहाल इलेक्शन हो रहे हैं बहुत जल्द, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, गिरफ्तारी ना गिरफ्तारी, क्योंकि अभी तो आर्टिकल 426 मौजूद है, एक पीआरसीपी वो पीआरपीसी जो है वो क्या इसको कहते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड। तो उसके अंदर आपको मेरा ख्याल है कि कल वो उनका हो जाएगा, परसों तो उम्मीद है कि ऐसे केसों में बेल वगैरह कर दिया जाता है। और फिर बहुत सारे बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं। डोमिनिक ग्रीव एक जो 2008 और 2009 में बरतानिया में शैडो होम मिनिस्टर थे और बाद में अटॉर्नी जनरल बने, वो जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ बाकायदा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत सारे मामलात के अंदर। वो बाकायदा एक टीम बन के ये काम किया जा रहा है। उसके अंदर हेनरी किसिंजर को भी जो है वो राब्ता किया गया है। आपको पता है ये तो एक नेक्सस है बड़ा खतरनाक, और यूएई और सऊदी अरब के ऊपर भी बातचीत का एक उन्होंने रास्ता खोलने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे हमारे सियासतदान हैं जो वहाँ दुबई में बैठे हुए हैं और वो बैठ के ये काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 9 मई के बाद जो सूरत हाल है अभी देखना ये है, अभी सारे बहुत अच्छे रोजी पिक्चर सलमान मिर्जा साहब पेश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि गुजरांवाला में चार्जशीट किया जाता है नून लीग की तरफ से आर्मी चीफ को। फिर अक्टूबर 2020 की बात है। फिर इसी तरीके से ईंट से ईंट बजाई जाती है, मेमो गेट स्कैंडल हमें भूला नहीं है। फिर तीसरा जो है 9 मई वाकयात होते हैं। बात यह है कि हर हालात जो है वो आपके सामने है, और ये इतनी बेरहम सियासत हो चुकी है कि अभी JUI का जो एक वहाँ प्रोग्राम था बाजोड़ के अंदर, जो कि इंतहाई दिल खराज था, पूरी दुनिया उस पर बिलबिला उठी। और मैं समझता हूँ कि एक जो चेयरमैन PTI हैं उनकी जानिब से उसकी वो भी मजम्मत भी नहीं आई उसको। यानी कि इतने हम हार्टलेस हो चुके हैं कि इंसान तो इंसान है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन ये तो मतलब एक होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान रोजाना कुर्बानियां दे रही है, शहादतें दे रही है, हम जो है वो समझ नहीं रहे कि हम किस किस्म की कंडीशन में आ गए हैं।
लुक ईस्ट से लुक वेस्ट से लुक ईस्ट पॉलिसी पे शिफ्ट होना सलमान साहब कोई खाला जी का घर नहीं है। इसके लिए बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। ये ईरान के साथ कुर्बत, ये आपका सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, ये क्या अमेरिका को और उसके हवारियों को, भारत को, इसराइल को ये पसंद आ रही है? पाकिस्तान की न्यूक्लियर रियासत उनको भा रही है? अभी ये जो ज़ोब के अंदर जो असला इस्तेमाल हुआ, क्या वो अमेरिकी असला नहीं था? क्या इसी तरीके से जितने वर्दियां उन्होंने पहनी थी, क्या वो अमेरिकी नहीं थी? अमेरिका वो असला छोड़ के क्यों गया? पहली बात यह है सोचने वाली बात कि अमेरिका इतनी बड़ी तादाद में असला क्यों छोड़ के गया। अभी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पेश आता है कि लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि जी वो अफगानिस्तान के साथ तो दीगर ममालिक की सरहदें भी हैं, तो फिर दहशतगर्दी वहां क्यों नहीं हो रही? ओ भाई, पाकिस्तान में 32 लाख जो है वो मुहाजिरीन भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है न्यूक्लियर बम भी है। पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। पाकिस्तान उनको दुनिया की आंख के अंदर जो है वो एक चुभता हुआ कांटा है। ये मसला है। इसलिए पाकिस्तान का दहशतगर्दी का महवर, और इस दहशतगर्दी के पीछे कौन से अवामिल हैं वो हमें मालूम है। वो वही लोग हैं जिन्होंने नौम सूबह नूरिस्तान अफगानिस्तान में नौम जगह थी जिसके अंदर बाकायदा रॉ, मुसाद, CIA और इन तमाम लोगों का जो है वो, और जो NDS था उसका दफ्तर था। ये NDS वाले जो है वो क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। सारे के सारे अमेरिका तो नहीं चले गए, अफगान नेशनल आर्मी के लोग सारे गैर मुमालिक में तो नहीं बस गए। वो क्या कर रहे हैं? वो 3.5 लाख लोग वहां अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस्तेमाल करने की उनको कोशिश की जा रही है। नहीं तो आज बड़ा वाज़ेह किस्म का पैगाम था ना कि जो भी अफगान मुहाजिरीन है वो पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तानी कानून उन पर इंप्लीमेंटेशन उनकी होगी और उसी तरह रहेंगे जिस तरह से पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रहा जाना चाहिए। बड़ा वाज़ेह क्लियर मैसेज है ये आज, बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आपको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रहना पड़ेगा। अभी जो ज़ोब के अंदर जो दहशतगर्द मारे गए उनकी लाशें किसको दी गई? इसका मतलब है कि वो लाशें उनकी थी ना, तभी उनके सफारत खाने में पहुंचाई गई। देखें, अफगानिस्तान के साथ हमने बड़ी वाज़ेह बात कही है और जनरल आसिम ने बहुत खूबसूरत बात की कि हम किसी ग्रुप के साथ, किसी ग्रोह के साथ, किसी शख्सियत के साथ बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अफगान हुकूमत के नुमाइंदगान से बात करेंगे, वो भी एक बड़ी बामानी गुफ्तगू की जाएगी। इससे पहले DGISI और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, वो बाकायदा नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद लेके गए थे। उसके ऊपर भी फिर आपने देखा था। लेकिन ये बातें करना, और जो उनके तर्जुमान है अफगानिस्तान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, मैं बहुत अफसोस से मुझसे ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने जो है वो कहा कि जी इसके तो पाकिस्तान को अपने तरफ देखना चाहिए। भाई, जितने दहशतगर्द मारे जाते हैं वो तो खालिद खुरासानी है, वो आपकी तरफ मारा जाता है। दीगर जो लोग मारे जाते हैं वो आपकी तरफ मारे जाते हैं। APS के जो मेन किरदार थे वो आपके मुल्क में मारे जाते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान कमाल कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक लेना है और मैं हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं पहले सेगमेंट में उनसे गुफ्तगू नहीं कर सका। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कई कानूनी मामलात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के सरबरा के हवाले से भी हैं और दीगर मामलात भी हैं। उससे जरा तफसीली गुफ्तगू शुनीद करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और हसन रजा पाशा साहब, सर सबसे पहले तो माजरत, पहले सेगमेंट में आपसे बात नहीं हो सकी, गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा तवील हो गई थी। हसन साहब, ये बताइएगा कि सर बहुत सारे कानूनी मामलात हैं इस वक्त, तो चली कानून की जंग रही है, चाहे वो एक पार्टी के सरबराह के हवाले से बात की जाए या दीगर मामलात के हवाले से बात की जाए या निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से बात की जाए या निगरां सेटअप के 3 महीने से बाद चलने की बात की जाए, तो मामलात तो चली आईनी और कानूनी तौर पर मुख्तलिफ अभाम की तरफ से हैं। लेट्स सपोज सर ये भी 9 तारीख को निगरां हुकूमत आ जाती है, रात 12 बजे के बाद सब चीज़ें हो जाती हैं, 6-7 महीने तक ये टेन्योर चलता है और किसी सियासी जमात को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन फिर वही सवाल सर, इसको किस तरह से आईनी कवर दिया जाएगा? आइन में तो अगर देखा जाए तो 9 अगस्त को अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं तो फिर तो 3 महीने यानी 90 डेज का जो है वो टाइम मिलेगा इलेक्शन का। लेकिन चूंकि अब ये मर्दमशुमारी की बुनियाद पे ये डिलिमिटेशन होने जा रही है, तो फिर जो लग रहा है
जल्दी से जल्दी अगर होगा तो वो फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट में इलेक्शन होना मुमकिन होगा। ये मजबूरी इसलिए है, इससे भी लंबा जा सकता था, लेकिन मजबूरी ये है कि सेनेट में भी इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अगर सेनेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये भी एक आईनी जो है वो तो मार्च में होना ना सर। ये तो अगर इस चीज को लेके चलूं 90 डेज, तो ये तो 9 नवंबर बनता है, लेकिन वो तो मार्च में, उसमें भी तकरीबन 4 महीने कर रहा हूं मैं कि फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन डीलिमिटेशन की तरफ अगर देखते हैं तो फिर ये बहुत लंबा चल सकता है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपीलें फाइल करेंगे, जो एग्रीड पार्टी होगी वो अगर वहां से फारग हो गए फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये सिलसिला 4, 5 या 6 महीने बड़े आराम से चला जाएगा। तो आपको पता है कि नजरिया जरूरत जो है वो कभी दफन नहीं हुआ, जिंदा रहता है। और सर ये अगर सेनेट के इंतखाबात मार्च से अगर आगे जाते हैं तो आइन में कोई सवाल से कदगन तो नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है कि सेनेट के इंतखाबात 3 महीने और डिले हो जाएं, पहले कौमी असेंबली के हो जाएं, उसके बाद सेनेट के इंतखाबात हो जाएं। मैं वही कह रहा हूं कि आइन में तो कदगन है 90 डेज की, अगर वो 90 डेज के अंदर नहीं करते तो फिर आइन की खिलाफवर्जी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सर मैं सेनेट के इंतखाबात की बात कर रहा हूं। जैसे आपने मार्च की बात की ना, अगर उसको डिले करके अगर आप जून जुलाई तक ले जाते हैं, मीनवाइल आपने इंतखाबात करवा दिए पाकिस्तान में जनरल असेंबली के, तो मार्च से इंतखाबात सेनेट के अगर आगे जाते हैं तो कानून में कोई कदगन तो नहीं है इसकी। लेकिन हाउस आपका कंप्लीट नहीं होगा, और जब हाउस कंप्लीट नहीं होगा तो आइन जो है उसकी खिलाफवर्जी ये है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आईनी खिलाफवर्जी नहीं है। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, उसका टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है, और जब वो टाइम मुकम्मल नहीं होता या उसको लंबा लिंगर ऑन कर दिया जाता है तो फिर जाहिर है आईनी तकाज़े जब पूरे नहीं होते तो मुश्किलात बढ़ती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नजरिया जरूरत सोया हुआ है लेकिन मरा नहीं है, उसको जिंदा किया जा सकता है। ये 3 महीने बाद जिंदा हो जाएगा फिर? वाह, हो सकता है नेचुरली। और आपके पास हल क्या है? आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन लिंगर ऑन करने की। तो सर फिर इसकी कोई गारंटी अगर मैं आपसे कहूं कि है कि ये मामला फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक नहीं तूल पकड़ेगा, ये 1.5-2 साल वाली तो बात नहीं है, लेकिन लगता ये है कि 6 या 7 महीने जो है वो आगे जा सकता है। ठीक है, जो इस वक्त लग रहा है। ठीक है फराज साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि 1.5-2 साल वाली बात नहीं है? फिर तो नहीं, ऑब्वियसली मैं आपको बताया ना, तसलसल पॉलिसीज़ का चलेगा और चलना चाहिए, मुल्क की मुफाद में है। अभी जो सारे डिसीजन हो रहे हैं, अस्करी क़यादत भी जो डिसीजन कर रही है, फोर फ्रंट पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, सारी जो सियासी पार्टियाँ डिसीजन मेकिंग कर रही हैं वो मुल्क की मुफाद में कर रही हैं, और जो मुल्क के मुफाद में डिसीजन होते हैं उससे मुल्क आगे जाया जाता है। और इसका जो है ना इंडिया आपको नज़र आ रहा है, देखिए मिनरल समिट हुई, ये सब चीज़ें क्या है, एडी पोर्ट्स आया, तो ये सब चीज़ें क्या है, पॉजिटिविटी की तरफ है ना, सारे काम पॉजिटिविटी की तरफ तो काम हुए हैं। इसके अलावा आप जो पॉलिसी शिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे या जो भी उसमें बताना चाह रहे थे, तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सारे काम हो रहे हैं वो मुल्क के मफाद में काम हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि जो पहली वाली हुकूमत थी जो है ना सियासी जमात की जगह वो इंतशार फैला रही थी, सोसाइटी में बदहाली फैला रही थी, माशरे में जो है ना जो बर्दाश्त की कुव्वत होती है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही थी, इंसाइट कर रहे थे, फेक अकाउंट्स बनवा रहे थे। आई मीन ये सब चीज़ें जो कर रहे थे ये अच्छे काम थोड़ी थे, ये तो यूथ को चैनलाइज थोड़ी। हमारे फ्यूचर क्या है फराज साहब? अब मैं समझता हूँ हमारा, पहले मैं यूथ के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। देखिए हमारा जो यूथ है ना ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसकी डिमांड जो है ना दुनिया भर में है। हमें चाहिए कि हम इस तरफ निगाहें करें और इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज कराएं। मैं आप समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है अगर हम इसको सही तरीके से चैनलाइज कर लें, और अभी वक्त है कि हमें इसको अच्छे तरीके से चैनलाइज कर लें। खाली आईटी एक बहुत बड़ा शोबा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं। आईटी तो है ही है, आप देखें हमारे बराबर वाली मुल्क को देखें, उसकी एक्सपोर्ट्स देखें और हमारी एक्सपोर्ट्स देखें आईटी की फील्ड में, तो मैं समझता हूँ आईटी की फील्ड में बहुत बेताशा ज़रूरत
ज़रूरत है इस वक्त कि हम जो ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज करा दें और इनको पढ़ाएं लिखाएं ताकि ये आगे अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकें, ना कि अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर करेंगे, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करेंगे। इसके अलावा मैं एक ज़रूर इधर एडअप करना चाहूँगा कि हमें ये ज़रूरी है कि हम सारे यूथ पे कॉन्सेंट्रेट करें और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज इनको दें। एक पार्टी तो ये दावा करती है ना कि यूथ पर बेसिकली पॉलिटिकल तौर पर अगर इन्फ्लुएंस है तो उन्हीं का ही है। आप ये तो दावा तो झूठे दावे। यू टर्न की सियासत करने वाला आदमी क्या सियासत करेगा? वो मतलब उसने क्या किया, उसने क्या सिखाया क्या यूथ को? फेक अकाउंट्स बनाना, गालम गलोच की सियासत, ये सियासत कराई जाती है। इनकलाब लाना सोशल मीडिया में, मैं बताऊं ये तो मुझसे पूछे मैं 4-5 और गिना देता हूं आपको। मैं समझता हूं कि जो ना समझने की जरूरत है इस वक्त। लोग जो ना बाशऊर है, लोग समझते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन जो है ना गलत काम सिखा रहा है और कौन अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, कौन जो है ना किस तरफ लेके जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू रहा तो चीज़ें बेहतर, मुल्क में बेहतरी आएगी और बेहतरी देखेंगे आप। मुफ्ती साहब ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट इलेक्शंस में आप किरदार किस तरह से देख रहे हैं? देख भी रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? फिर उनके सरबरा को जो गिरफ्तार किया गया, अब उनकी सियासत खत्म हो गई। कहते हैं पाकिस्तान में किसी की सियासत खत्म नहीं होती, लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर मुफ्ती साहब, उनकी सियासत खत्म हो गई है या अभी बाकी है? देखिए, ये उनको जो सजा मिली है ये हमारे लिए खुशी की बात कतई नहीं है। ये मकाफात अमल है। जब लोग इख्तियार में होते हैं, वो नशे में होते हैं, वो गलतियां करते हैं, और जब उनका इख्तियार चला जाता है तो वो गलतियां सामने आती है। मेरी अच्छी तमन्ना होती कि तोशा खाना केस न होता और PTI चेयरमैन इतनी बड़ी गलतियां न करते, तो वो जो चोर के खिलाफ पॉलिसी लेकर आए थे तो वैसे बहुत बड़ी उम्मीदें थी, तो ज़ाहिर है वो उम्मीदें उनका भी खून हो गया है। अब ये एक मकाफात अमल है। सर, मकाफात अमल से बेहतर जुमला ये नहीं है कि जो कानून तोड़ेगा वो कानून की गिरफ्त में आएगा। लेट सपोज अगर मकाफात अमल की जो आप बात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अगर वजीर आजम है और किसी और ने चोरी की है लेकिन उन्होंने छोड़ दिया उसको, तो फिर वो वजीर आजम बनेगा तो मुफ्ती साहब को छोड़ देगा, ये भी मकाफात अमल है ना। लेकिन सर, ये जिसने चोरी की है या जिसने कानून तोड़ा है वो तो शिकंजे में आएगा, दैट्स इट। हाँ, ये पहला वज़ीर आज़म तो नहीं है, ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी के ज़माने से काम शुरू हुआ है। पहले वो नाअहल हुए, उनके खिलाफ अदालत का फैसला आया। उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अदालती कत्ल के ज़रिए से फांसी हो गए। उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो को हटाया, उनको ये सामना करना पड़ा। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए, उसके बाद नवाज शरीफ नाअहल हुए। तो ये हमारे छठे वज़ीर आज़म हैं। इसका माना ये है कि वज़ीर आज़म की पोस्ट से कुछ ज्यादा ताकतवर भी मौजूद है, और अगर वो कानून और इंसाफ है और अदालत है तो ये अच्छी बात है। अगर कोई पर्सनल है तो वो तो फिर ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उनका जो अमल है वो 9 मई वाला है ना, तो 9 मई के अमल को आप गली कूचों में उसको इस तरह बहस नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि एक नई चीज सामने आई है। इससे पहले जो लोग गलतियां करते थे वो उस तरह की गलती नहीं है, एक नई चीज है। जब मुल्क की सालिमियत का नुकसान पैदा हो गया, शोहदा की तौहीन हो गई और आग लगाई गई, तो इसके लिए फैसला भी नया आएगा। अगर नया फैसला इस तरह आता है कि भाई ये जुर्म इस काबिल है कि इन लोगों को सियासत में मौका नहीं देना चाहिए, तो ये भी तो अदालत के जरिए से आएगा। तो हम अदलिया के उस फैसले पर किस तरह उसको मना कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कुछ चीजें बाकी हैं, कुछ चीजें हो गई हैं, उनके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं हो रहा, उसका ऐलान तो अभी नहीं हुआ। तो ये पहले से अगर हम ये कहते हैं कि उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको चंद चीजों के इंतजार के बाद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी इसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब, व्हाट डू यू थिंक सर, तहरीक इंसाफ के सरबरा की सियासत बाकी है? क्योंकि वो दावा ये करते हैं, और बात अभी फराज साहब ने बिल्कुल अच्छी की कि नौजवानों को यूटिलाइज करना, हमने वैसे ये भारत से सीखना चाहिए। उन्होंने उनके पास नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो उसको यूटिलाइज कर रहा है। उनकी IT की एक्सपोर्ट आप देख लें, उनकी तरक्की देख लें, हम अपनी तरक्की देख लें। हमारे नौजवानों को हमने कहाँ पर लगा दिया, सोशल में बैठ के सिर्फ एक दूसरे पर गालम गलोच करना या इनकलाब की बातें करना। अब आपको लगता है सर इस जमात या इस जमात के सरबरा की सियासत बाकी है अभी?
सलमान साहब देखें, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि ना हमारे ये मशरकी रवायात का हिस्सा है और ना इस्लामी तालीमात जो है वो ये इजाज़त देती हैं कि जिस किस्म की ज़बान और जिस किस्म का तर्ज तकल्लुम इस्तेमाल हो रहा है, ये जो है वो मेरे ख्याल में हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत का आपने जिक्र किया, आप देखें वहाँ जो मॉडर्न यूथ है उसने अपने आप को डिसएसोसिएट किया सियासत से और वो आईटी और दीगर शोबाजात जिंदगी के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं और बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं जो, और जाहिर है, लेकिन आईटी का जो है वो बड़ा एक अहम बात है। सलमान साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं और मैं आपके बड़े प्रोग्राम देखता हूँ। देखें, ये बताइए कि जब सन 2000 से पहले, जब तक कि 9/11 का वाकया नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान एक आईटी के अंदर एक बड़ा ब्लॉसम था, एक बड़ा बूम था। लेकिन अचानक जो है वो सिलिकॉन वैली इंडिया को जो है वो तमाम जो बिजनेस था वो शिफ्ट किया गया, क्योंकि अमेरिका ने भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा करना था। ये है असली बात। ये नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी। अब जो आपने कहा कि खान साहब का जो है वो क्या फ्यूचर है, पहली बात यह है कि खान साहब जो है जो तर्ज सियासत उन्होंने इख्तियार किया, माजी में लोगों ने ज़बानी कलामी गोलाबारी की, लेकिन कभी किसी ने जाके ये जो जिस तरह से जो मेरे ख्याल में खिलवाड़ हुआ रियासत पाकिस्तान के साथ, ये तो दुश्मन जो है उसकी बड़ा वाज़ेह। सर, फैयाज़ुल हसन चौहान, परवेज खटक साहब दोनों ने मेरे शो के अंदर इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने ये बात बोली कि जनाब हमें ये कहा गया कि पुरअमन एहतजाज करना है, लेकिन एक और फोर्स थी, और ये बात परवेज खटक साहब ने परसों ही मेरे शो के अंदर बोली कि एक और फोर्स थी जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था और हमें अंधेरे में रखा गया और उनको अहकामात जो मिल रहे थे, इंस्ट्रक्शंस जो मिल रही थी, डायरेक्ट चेयरमैन की तरफ से मिल रही थी और उन्होंने कहा था कि जनाब लड़ जाओ, मतलब जाके सिर्फ आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। 32 लोग थे जो बाकायदा इसको डील कर रहे थे, जो सोशल मीडिया के जरिए, और उसके बाद 32 के बाद आगे उनके 6 हैंडलर्स थे, जो फिर 6 हैंडलर जो थे वो एक आदमी को रिपोर्ट कर रहे थे। और इसी तरीके से गैर मुमालिक के अंदर बैठे हुए मीडिया जो है वो बाकायदा एक प्लान्ड एजेंडे के साथ चल रहा था। और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आप ये देख लें कि जिस दिन गिरफ्तारी अमल में आती है तो फिर अब किधर गई पब्लिक सपोर्ट। बात तो ये है, आज भी कुछ बंदे बाहर निकलने चाहिए थे, तो वो जो अवाम का समुंदर उमड़ के आना था वो कहाँ गया? टोटल मुल्क में 44,000। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था सर, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा समंदर था। वो एक ही अकाउंट से कोई 100 अकाउंट बने में, वो अलग है, बहुत सा लोगों में, लेकिन और पुरानी वीडियोस दी गई। देखें, इसमें इनका जो फ्यूचर है ना वो ये है कि जो पार्टी जिस तरीके से बनी थी उसके अंदर तब लोगों ने एतराज नहीं किया जब लोग उसके अंदर जोक दर जोक शामिल हो रहे थे। जब वो वहां से वापस अपनी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचे तो फिर आपने कहा कि जी हमारे साथ तो बड़ा दुल्लम हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी सोच समझ के, बड़े प्लान के जरिए, जब आपको याद है कि वजारत आला का बात आई बुजदार के हवाले से, और फिर जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन का उन्होंने पत्ता काटा, और फिर जिस तरीके से वो पीटीआई के चेयरमैन बनने के ख्वाब देखते रहे, और फिर आपको याद है बैरून मुमालिक में वो अपने आप को पोर्ट्रे करते थे कि मैं वजीर आजम इन वेटिंग हूं। इसका मतलब यह है कि आज जहांगीर तरीन साहब जो अपना जो शाह महमूद साहब हैं वो जाहिर है कुछ ना कुछ तय करके ही बाहर आए हुए हैं। जुर्म तो उनका भी वही मौजूद है, जो चीजें अगर साइफर के अंदर साइफर ने जो लहराया था, तो शाह महमूद कुरैशी ने क्या साइफर उससे पहले ये नहीं बोला था कि मैं एक अहम डॉक्यूमेंट इनके हवाले कर रहा हूं? तो शाह महमूद कुरैशी भी इक्वली इसके अंदर है। बात यह है कि वो पीटीआई के जो जिसको उर्फ आम में बड़े गलत बात है मुर्दे का माल खाना चाह रहे हैं, और ये जो आपस में पार्टी है टूट फूट का शिकार है। इसके जो नीचे तबके के अंदर भी जो लोग हैं उन्होंने ये भयानक चेहरा नहीं देखा था। वो पाकिस्तान मुखालिफ या रियासत मुखालिफ नहीं है लोग, आम आदमी जो है वो पढ़ा लिखा जो यूथ है वो समझ रहा है, लेकिन ये एक सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा हेजानी कैफियत। सर अगर आप इजाजत दें, क्योंकि बस टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं कि मैं हसन रजा साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, उनसे भी जरा एक दो कानूनी सवाल कर लूं। हसन साहब ये बताइएगा सर, ये अब क्या वाकई में ये तहरीक इंसाफ के सरबरा पार्टी चेयरमैन नहीं रह सकेंगे? लेट सपोज अगर उनकी अगले हफ्ते आने वाले दिनों में जमानत हो भी जाती है, तब भी वो कानूनी तौर पर चेयरमैनशिप नहीं रख सकते अपने पास, ये बात सही है सर? जी बिल्कुल, जमानत
चूँकि शॉर्ट सेंटेंस तस्वर की जाती है कानून की नज़र में, और इससे पहले जो नज़ीर है वो ये है कि अप टू 3 इयर्स जब सेंटेंस होती है तो वो बेल ग्रांट कर देती है एपेलेट कोर्ट। वैसे भी इसमें मवाद काफ़ी है जो कि प्रोसीजर डिफेक्ट्स हैं, उनकी बेसिस पे इनकी जमानत हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक नाअहली का तल्लुक है, सेंटेंस एग्जिस्ट कर रही है, ऑल दो कि सस्पेंड हो जाएगी लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी, यानी कि बर्रियत जब तक इनकी नहीं होगी नाअहलियत इस तरह इनकी रहेगी। वो और जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक अगर ये रहती है ये इनकी सजा, तो फिर तो ये 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। अगर दरमियान में एपेलेट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बरी हो जाते हैं तो फिर सूरत वो तब्दील हो जाएगी। अभी तो इन्होंने जेल मुंतकली का भी एक दरख्वास्त दे दी है ना कि आप यहाँ से अटक से निकाल के दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाए। ये जो देखिए, हर कैदी का हक है कि वो अपने लिए जो फैसिलिटीज हैं जो उसको जेल मैनुअल के तहत हासिल हो सकती हैं उनके असूल के लिए वो एप्लीकेशन दे। क्योंकि ये साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म का जो है वो हक बनता है कि वो एक क्लास में रहें। तो जिस तरह के पहले साबिक वज़ीर आज़म को दी गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। अपने राइट के लिए, अपना राइट लेने के लिए हर कोई तगदो करता है और ये वो कर रहे हैं, तो कोई इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज आप ही कह रहे थे कि ये वापस हो सकता है फैसला, ये शायद हो जाएगा, तो किन कानूनी निकात पर आपको लगता है कि वापस हो जाएगा? क्या गवाहों को सही तौर पर नहीं सुना गया या उन पर बात नहीं किया, उजलत में फैसला किया गया, ये वजूहत हो सकती हैं? जी सलमान साहब, इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है। इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो वकला की टीम थी उनकी भी कोताही है कि उन्होंने 7-8 महीने इस केस में फर्ज जुर्म आयद नहीं होने दिया। कोर्ट बार बार बुलाती रही और वो इस्तिस्ना की एप्लीकेशंस देती रही। ये तो 9 मई को जब गिरफ्तारी इनकी अमल में लाई गई तो उस वक्त इनको जो है वो फर्ज जुर्म आयद किया गया। फर्ज जुर्म आयद करने के बाद फैसला सुनाने तक कोई 40 के करीब पेशियां हुई और उनमें सिर्फ 4 पेशियों पे चेयरमैन तरीके इंसाफ अदालत में पेश हुए, बाकी जो है वो दरखास्तों पे गुजारा चलता रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स से जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे, उनको केस का सामना करना चाहिए था। ठीक है सर। फिर जो कोर्ट ने जो मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट ने जो किया है उजरत का मुजाहरा, वो ये किया है कि अगर आप 342 की स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप अपने डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं, डिटेल में बात, क्योंकि टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं सर आपसे शुक्रिया करूंगा। हसन रजा पाशा हमारे साथ मौजूद थे, फराज लगानी साहब स्टूडियो में हमारे साथ आए, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ, किफायत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।